हेलो, मैं अभिषेक सुमन आप सभी का स्वागत करते हैं सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। ये चैनल हम लोगों का एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें कि हम आप लोगों को इसमें प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न और उनसे संबंधित जो जिस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उनके बारे में पूरे डिटेल से जीएस वाला पार्ट और करंट अफेयर्स को पढ़ाएंगे। इसमें पूरे डिटेल के साथ हम लोग आज 25 प्लस 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 25 के साथ साथ वो संभावना है कि लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंचेगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में जिसमें जैसे कि एसएससी जीडी का हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, जिसमें से कि 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से ये वीडियो से आने की पूरी संभावना है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी समावेशी योजना है जो केंद्र सरकार के कदमों में नहीं है। यानी कि वित्तीय समावेशन, वित्त से संबंधित ये कौन सी समावेशन योजना नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये तो वित्तीय समावेशन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जनधन योजना की शुरुआत इसके बारे में बताते हैं 28 अक्टूबर 2014 से हुआ। 28 अक्टूबर 2014 से हुआ है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी इसको शामिल कर दिया गया है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत 28 अक्टूबर 2014 से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी है। जबकि ऑप्शन नंबर 4 में है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये गैस कनेक्शन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से। ये गैस कनेक्शन से संबंधित है, एलपीजी से, ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत जो हुई है 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो ये किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से। और बाद बाकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये तीनों वित्तीय समावेशन के लिए है। और ऑप्शन नंबर जो 4 है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से है। एक क्वेश्चन यहीं पर बता देना है आप लोगों को, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंच गया? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कि 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचने वाला भारत का पहला राज्य बना? वो हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य जहां पर 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा, वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जानी जाती है? यानी भारतीय संविधान का कौन सा इसमें रूप है जिसको अंतरात्मा के रूप में भी जानते हैं? अधिसूचित भाषाएं, नागरिकता, संघवाद, मौलिक अधिकार। ये कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जानते हैं। मौलिक अधिकार को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, अगले स्लाइड में हम रखे हैं आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार जो है, सबसे पहले ये जानते हैं मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए से। वहीं पर अगर आप लोग से पूछ ले मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ये दोनों लगभग सेम है। मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक कर्तव्य रूस, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 3, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 क्या चीज़ से संबंधित है? मौलिक अधिकार से। और भाग नंबर 3 को ही बोलते हैं भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? किस भाग को? भाग नंबर 3 को। अगर बात करें मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से है? 12 से 35 के अंदर है। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 12 से
35 के बीच, 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक है मौलिक अधिकार। वहीं पर बात करते हैं मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान यानी जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। कितना था? मौलिक अधिकार की संख्या उस समय 7 था। वर्तमान समय मौलिक अधिकार कितने हो गए हैं? 6। तो ये 7वां मौलिक अधिकार जो था ये संपत्ति का अधिकार था। क्या था? ध्यान रखेंगे, संपत्ति का अधिकार। 7वां मौलिक अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया गया और ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं हुआ, ये विधिक अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। इसको कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 51A में इनको संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया। ये पूरा डिटेल जो आप लोगों को बताएं मौलिक अधिकार के बारे में बताएं। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा यानी ये समझ लीजिए प्रारूप समिति। क्या थी ये? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की मसौदा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। वहीं पर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं। अगर संविधान सभा की बात किया जाए, संविधान सभा की गठन के लिए पहली बार जो फर्स्ट बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के निर्माण करने के लिए पहली बार बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और इसी बैठक में सबसे बुजुर्ग जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखेंगे, वो अस्थायी अध्यक्ष क्या बनाया गया था? वो अस्थायी अध्यक्ष। इसी के 2 दिन बाद पुनः 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो उसको किन्हें बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के बारे में और थोड़ा डिटेल से बताते हैं। प्रारूप समिति में बात करें, मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 7। कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 7। इसी 7 में से एक भीमराव अम्बेडकर भी थे, एक अध्यक्ष, और बाद बाकी 6 जो बचे वो सदस्य थे। अगर हम लोग वहीं पर बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर, तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर का जयंती के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे, भीमराव अम्बेडकर का जयंती 14 अप्रैल को। इनका अगर पूछा जाए कि इनका जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि, समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि के नाम से। ध्यान रखेंगे, ये भी चैत्य भूमि, समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्य भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शास्त्रोत्सव है? शास्त्रोत्सव, ये देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा विकल्प शास्त्रोत्सव है? शास्त्रोत्सव, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। शास्त्रोत्सव होता क्या है इसको हम डिटेल से बताते हैं आप लोगों को। ओणम जो है, ओणम, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ओणम। ओणम उत्सव जो है इनको शास्त्रोत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओणम को शास्त्रोत्सव। ये ओणम मनाया कहाँ जाता है? केरल के अंदर। ध्यान रखें, ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल के अंदर। ओणम जो है कहाँ पर मनाया जाता है? केरल। और इसी को कहा जाता है ओणम को शास्त्रोत्सव भी। ओणम का प्रारंभ अगर बात करें संगम काल से हुआ है। कब से हुआ है?
संगम काल से। ध्यान रखेंगे ये बात भी। ओणम की शुरुआत कब से हुई? संगम काल के दौरान हुआ है। ओणम जो है 10 दिनों तक चलने वाला पर्व है। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ओणम पर्व जो है ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 में है हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान से पढ़िए। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सा कथन, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है दूरदृष्टि दोष। ध्यान रखेंगे इसी का दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। यानी दूरदृष्टि दोष के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए पहला ऑप्शन है नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। ये तो सही है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता। ये भी सही है। यह इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि आँखों की लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी जो यही सही है। इसके लिए ये इसलिए होता है, इसलिए कि उत्पन्न हो जा सकती है क्योंकि आँखों की लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए ये इस तरह से। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें नेत्र गोलक जो है आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। ये गलत है, ये सही नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है और ऑप्शन नंबर डी है, इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। इस 31 के पहले हम लोग आप लोगों के लिए कुछ विशेष पॉइंट रखे हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु वो अस्पष्ट यानी कि साफ साफ दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण कि उनको क्या आ जाता है? निकट दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाए तो हम लोग अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। ध्यान से पढ़ लीजिए, ये अवतल लेंस है ना, ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस। वहीं पर दूर दृष्टि दोष की बात करें, निकट के लिए अवतल, निकट दृष्टि दोष, इनको दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। और दूर दृष्टि दोष का अगर बात करें तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। नेत्र गोलक आई बॉल में से दोष के कारण में से एक है, ये गलत है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता, ये भी सही है। इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आँखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी हो जाती है, ये भी सही है। इसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, इसलिए ये सही हो जाएगा। वहीं पर बात करें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में है निम्नलिखित में से असम से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। बिहू, ये तो असम से संबंधित है। बगरुम्बा, ये भी असम से संबंधित है। सत्रिया, ये भी असम से संबंधित है। मंदसाज जो है ऑप्शन नंबर सी, ये असम से संबंधित नहीं है। असम की बात करें तो असम के अंदर गुवाहाटी में ही कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर, इसी मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? कामाख्या मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर जो कब्जा कर लेता है वो मनुष्य। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। स्वतंत्र भारत के
पहले शिक्षा मंत्री, ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुआ? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? तो ये भी जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है किस ट्रॉफी की शुरुआत 1957-58 से शुरू हुआ। ये ट्रॉफी की शुरुआत कब से? 1957-58 से। ये जो है ट्रॉफी दिया जाता है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। ये किनको दिया जाता है? विश्वविद्यालय, पूरे यूनिवर्सिटी को ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और हम बात करें वहीं पर खेल, ये किस लिए दिया जाता है? खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। हाँ, कौन सा ट्रॉफी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1957-58 से हुआ है। वहीं पर हम लोग अगर बात करें खेल से संबंधित, खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। राजीव गांधी। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। कब से? 2021 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये भारत में खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ था। 1991-92 में। और इसका अब जो नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये 2021 में 12 खिलाड़ी को 13 नवंबर को दिया जाएगा। कितने तारीख को दिया जाएगा? 13 नवंबर को 12 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। वहीं पर बात करें अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुआ है और 2021 में 35 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? 2021 में 35 खिलाड़ियों को। कब से शुरुआत हुआ है? 1961 में। देखिए हम आप लोगों के लिए 2021 में जितने भी राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी पुरस्कार दिए जाएंगे खिलाड़ियों को, उन सभी का एक वीडियो पहले ही बना दिए हैं। आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए और वहाँ से भी आने वाले एग्जाम के लिए वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। वो वीडियो निश्चित रूप से देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे से संबंधित इस टाइप से वहाँ पर शुरू में दिया हुआ है थंबनेल के साथ, उसको ज़रूर देखिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 नहीं 34, क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक, गैर मतलब कि जो जरूरी नहीं है, तो उत्सर्जन तो जरूरी है, पोषण भी जरूरी है, प्रजनन भी जरूरी है। तो गैर आवश्यक जो जीवन के लिए प्रक्रिया जरूरी नहीं, वो संचारण ये जरूरी नहीं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस राज्य में, राज्य पूछा है। अगर पूछा जाता कि निम्नलिखित में से जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तब आंसर हो जाता दिल्ली। ध्यान रखें क्या हो जाता है? दिल्ली। लेकिन ये राज्य पूछ दिया है, तो अगर सबसे जनसंख्या घनत्व की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? बिहार में। इसके लिए जनगणना 2011 के बारे में हम डिटेल से आप लोगों को अभी आगे इसी स्लाइड में बता रहे हैं। देखिए बात करते हैं भारत की जनगणना 2011। भारत की जो जनगणना 2011 में हुआ, इसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी में। यानी क्वेश्चन जो आप लोगों को आ सकता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बताइए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। अगर वहीं पर बात करें सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम। ये भी ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार तो सिक्किम, ध्यान रखेंगे। अगर बात किया जाए जनसंख्या घनत्व की, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? दिल्ली में। सबसे जनसंख्या घनत्व कम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यहाँ पर नोट कर लीजिए राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। वहीं पर बात करें जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार में है। और सबसे कम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं पर बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। भारत की सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो राजस्थान का। और सबसे कम किस राज्य का? गोवा का।
यहाँ पर जनगणना के बारे में जानते हैं। जनगणना जो है, जनगणना संघ सूची का विषय, किसका विषय है? संघ सूची का। और वहीं पर जनसंख्या समवर्ती सूची का ध्यान रखेंगे। जनसंख्या किस विषय का सूची है? समवर्ती सूची का विषय है। और वहीं पर बात करें हम लोग जनगणना, तो भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था 1871 में हुआ था। 1871 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। 1871 72 भी कभी किसी बुक में दिया हुआ, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे 1871 और 72 दोनों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? यहाँ पर हम लिखते हैं 1871 भी ध्यान रखिए और 72 भी ध्यान रखिए, लॉर्ड मेयो। और वहीं पर बात करें 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के शासन में। नियमित जनगणना यानी 10 वर्ष के बाद जनगणना होने लगा। 81 में, फिर 91 में, इस तरह से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होने लगा। वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में। वहीं पर बात करें पहली जनगणना जो हुआ था 1871 या 72 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया। किनको? केंद्र सरकार को। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के। और वहीं पर बात कर लेते हैं अवशिष्ट मामले में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद नंबर 248। ध्यान रखेंगे इस बात को भी कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 248 में। अनुसूची 7 देखते हैं, अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 की बात किया जाए, भारतीय संविधान मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान समय में अभी 12 अनुसूची हो गए हैं। वहीं पर अनुसूची नंबर 7 में जो है सूचियों का प्रावधान है। अनुसूची नंबर 7 में क्या चीज़ है? सूचियों का प्रावधान। ये सूची 3 प्रकार के होते हैं। ये सूची कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। सूचियों का कितने प्रकार के सूची? 3 प्रकार के। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, यानी केंद्र सरकार को। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को है, पर विवाद होने की स्थिति में संघ का कानून वैध माना जाता है। ये किसमें? समवर्ती सूची में। वहीं पर बात कर लेते हैं संघ सूची में। जिस समय ये संविधान बन के तैयार हुआ था कुल विषयों की संख्या था 97। संघ सूची में उस समय कितने विषय थे? 97, जो कि अभी विषयों की संख्या हुई है 100। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारतीय संविधान के संघ सूची में अभी वर्तमान समय में कितने विषय कार्य कर रहे हैं? तो 100। वहीं पर राज्य सूची के बारे में बात करें, राज्य सूची में विषयों की संख्या पहले था 66, लेकिन अभी हो गया है 61। वर्तमान समय में कितने हो गए हैं? 61। पहले कितना था मूल संविधान में? 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 है 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? रोहन बोपन्ना के बारे में क्वेश्चन है कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से? टेनिस से संबंधित। रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से? टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है या अन्नामुदी भी है। ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुदी है। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर लें 2695 मीटर है। कितना ऊंचाई है? 2695 मीटर। अगर बात किया जाए किस राज्य में है अन्नामुलाई, किस राज्य में है? तो केरल में है। डोडा बेटा, एक ऑप्शन यहाँ देखिए डोडा बेटा भी है। डोडा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कितना है? 2637 मीटर। बाबा बुदन की पहाड़ी या गिरी भी पूछा जाता है या पहाड़ी भी, ये कर्नाटक में है। ऊंचाई 1501 मीटर है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में? कर्नाटक में है।
और ऊंचाई कितना है 1501 मीटर। वहीं पर हम लोग बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, विश्व में सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। किस देश में है? तो नेपाल के अंदर है। कहाँ पर? नेपाल। ऊंचाई भी पूछा जाता है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट किस देश में? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। वहीं पर बात कर ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 85-86 मीटर है। 8,586 मीटर, तो इसको याद रखेंगे 85-86 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य के अंदर है। कहाँ पर है? सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिक्किम में है कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर ऊंचाई कितना? 85-86 मीटर। ये कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी ध्यान रखेंगे। विश्व वर्ल्ड में तीसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये किस राज्य में? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? वो डाक विभाग। किसके द्वारा भुगतान बैंक का संचालन करता है? वो भुगतान संचालन का जो कार्य करता है वो डाक विभाग। किसके द्वारा? डाक विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? रजिया सुल्ताना रजिया, यानी रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान के अगर पिता की बात करें तो रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था। कौन थे? इल्तुतमिश। ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश जो है सस्मी वंश के संबंधित थे। किस वंश से? सस्सी वंश से। रजिया सुल्तान का अगर शासन काल का बात की रहे हैं, 1236 से लेकर 1239, 3 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर का अपना शासन किया था। 1236 से 1239 तक, 1239 इन्होंने दिल्ली सल्तनत में पर्दा प्रथा और बुर्खा पहनने पर को हटा दिया था। महिलाओं को जरूरी नहीं कि बुर्खा वो पहन ही सकती है, और पर्दा प्रथा को भी समाप्त करके साथ साथ में दरबार में महिलाओं को भी आने के लिए निमंत्रण दिया करती थी। किसके द्वारा? रजिया सुल्तान के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वैसे ये बता देते हैं निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में भी डिटेल से बताते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची को जारी करता है। विश्व धरोहर की सूची। यूनेस्को का हेडक्वार्टर का बात किया करें, पेरिस के अंदर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? पेरिस। और पेरिस को विश्व का सुंदरिया शहर कहा जाता है। अभी देखते हैं हम लोग मानव विकास, ये विश्व विकास रिपोर्ट से संबंधित, इसके लिए हम स्लाइड बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। ये 2020 में जो जारी किया गया है, कुल देशों ने इसमें प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे थे 189 देश। कितने देश? 189, जिसमें भारत का स्थान 131वां है। कौन सा? 131वां। अगर 2019 में बात करें तो 119 में 129वां स्थान था, और 2020 में 131 और 2 स्थान आगे बढ़ गए, यानी कि इसमें सबसे पीछे से बहुत स्थिति खराब है। इसमें मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां है। 2019 में जो था 129वां था। कुल कितने देशों ने इसमें प्रतिभागी किए थे? 189। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 154वें स्थान पे है। पाकिस्तान कबवें स्थान पे? 154वें स्थान पे। वहीं पर बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, यानी कि इसका जो हेड ऑफिस है, वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की भी राजधानी है। यही वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है।
अगर इनके हेड का नाम याद रखें, अभी इसके जो हेड है डेविड मालपस, ध्यान रखेंगे इसके हेड कौन है, डेविड मालपस। डेविड मालपस वर्ल्ड बैंक के अभी हेड है। वर्ल्ड बैंक का जुड़वा भाई किसे कहा जाता है, विश्व मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को वर्ल्ड बैंक का जुड़वा भाई यानी विश्व बैंक का जुड़वा भाई किसे कहा जाता है, विश्व मुद्रा कोष को। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। और इसका भी स्थापना हुआ है 1944 में ही। ये विशेष क्वेश्चन था, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट था, वो बताएं आप लोगों को। अब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखते हैं इसी में आगे क्या क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये बता ही दिए कहाँ हेडक्वार्टर है इसका, वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न इस आंसर तो हो गया विश्व बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर बनाती है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर वो कावेरी नदी पर बनाता है, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनाता है, कावेरी नदी पर बनाता है। अगर यहीं पर बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। किस राज्य में है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में, कर्नाटक में। कावेरी नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करें, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से एक जगह है ताल कावेरी, वहीं से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी लगभग 765 किलोमीटर लंबी है। कितना, 765 किलोमीटर लंबी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्न में से कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। कुंतासी, बुर्ज होम, मेहरगढ़, कोल्डेवा। कुंतासी जो है ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। कोल्डेवा जो है ये वर्तमान समय में इलाहाबाद है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर, यहीं पर से चावल के दाने मिले थे। कहाँ से, कोल्डेवा से। वहीं पर बात करें मेहरगढ़, तो ये पाकिस्तान में चले गया है अभी। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम स्रोत, कृषि करने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ अभी वर्तमान समय में कहाँ चले गया है, ये पाकिस्तान के अंदर चले गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है। पत्ते का वह भाग जो इसे पत्ते को तने से जोड़ता है वो क्या कहलाता है, वो डंठल कहलाता है। ध्यान रखेंगे वो क्या कहलाता है, डंठल। ऑप्शन नंबर ए में है डंठल, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में है, क्वेश्चन नंबर 45 कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा किया, ये तो सही है। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल, ये भी सही है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होते, ये गलत है। ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं होते। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, क्वेश्चन नंबर 46, बिग मिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। बिग मिंग शीर्षक पुस्तक के जो लेखक हैं वो मिशेल ओबामा है। ध्यान रखेंगे वो कौन है, मिशेल ओबामा। इस पुस्तक का जो प्रकाशन करवाया गया था, बिग मिंग पुस्तक का जो प्रकाशन करवाया गया है वो 13 नवंबर को, 13 नवंबर 2018 में, 13 नवंबर 2018 में। और इसका जो लेखक है मिशेल ओबामा है। क्वेश्चन नंबर 47, 47 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। देखते जानते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त
1905 में। स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा नाम है बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का ही दूसरा नाम क्या है? बंग भंग आंदोलन। इसी का एक और नाम है बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन, इसी का एक और नाम है बहिष्कार आंदोलन। ये तीनों आंदोलन एक ही है। ये किसके विरोध में किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। ये जो आंदोलन किया गया था किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में, ध्यान रखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया गया था उस आंदोलन का नाम है, आप कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का जो विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू होने वाला था। और इसी दिन 16 अक्टूबर को बंगाल के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। रक्षाबंधन दिवस। और प्रत्येक व्यक्ति बंगाल में एक दूसरे के कलाई पे राखी बांधकर बंगाल विभाजन का विरोध किया था। बंगाल का जो विभाजन किया था उसका विरोध किया था किस रूप में? एक दूसरे के कलाई पे राखी बांध के। किसने शुरू किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस तिथि को? 16 अक्टूबर को। तो ध्यान रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। इसी 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है बता देते हैं इसके बारे में। बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसलिए स्वदेशी वस्तु हाथ से तैयार किए गए थे, इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उसी में अब पीछे चलते हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज शब्द ध्वज, स्वराज ध्वज किसके डिजाइन किया था? वो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सेवेलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? ये फ्रांस का है। सेवेलियर डे लॉ लीजन डी ऑनर किस ऑनर से सम्मानित किया गया? किस देश का प्रसिद्ध यानी उच्चतम सबसे श्रेष्ठ सम्मान है? वो फ्रांस का है। वहीं पर बात करते हैं समाज सेवी अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी का जो संबंध है वो किस कंपनी से? वो विप्रो के हेड है। किसके? विप्रो के। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। 49 नंबर, क्वेश्चन नंबर 49 में है, निम्नलिखित में से विश्व विरासत स्थल नहीं है। विश्व में जो विरासत स्थल है इसमें से कौन सा नहीं है? चारों में से बताइएगा कौन सा नहीं है। भीमबेटका की गुफा, ये तो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के भोपाल के नज़दीक में है। भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रकारी के लिए। अजंता की गुफा ये भी है। आगरा का किला है भी। ये आदम का जो है आदमगढ़ का ये नहीं है। इस तरह से निम्नलिखित में से कौन से विश्व विरासत स्थल नहीं? तो आदमगढ़ ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 में है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता में। और इसकी जो शुरुआत हुई है कब से हुई है? 2006 से हुई है। कब से? 2006 से। ध्यान रखेंगे 2019 में जो ये पुरस्कार दिया गया है, 2019 में ये पुरस्कार दिया गया है सुशील बहुगुणा को। किसको दिया गया है? सुशील बहुगुणा को। ध्यान रखेंगे, सुशील बहुगुणा, सुशील बहुगुणा। वहीं पर पत्रकारिता में जो पुरस्कार दिया जाता है सबसे अच्छा पुरस्कार, उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये जो दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस देश की राजधानी मनीला के द्वारा। कहाँ से इसको दिया जाता है? मनीला से ये प्रत्येक वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला। पहले भारतीय जिनको कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया वो थे विनोबा भावे। कब? 1958 में।
विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति है जिन्हें कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया 1958 में। 2019 के अंदर जो दिया गया रवीश कुमार, जो एनडीटीवी के एंकर हैं, एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार, जिनको कि 2019 के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और अब हम आप लोगों को बताते हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। किस देश के अंदर? स्विट्जरलैंड के अंदर। WHO के हेड कौन है? अभी आपको बताना है। WHO के हेड जो है डॉक्टर टेड्रोस, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर टेड्रोस, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर टेड्रोस जो है WHO के अभी हेड है। एंटोनियो गुटेरस जो ये UNO के हेड है, संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के? पुर्तगाल के, ध्यान रखेंगे। WHO के बारे में बात करें, वर्ल्ड हेल्थ और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। वहीं पर बात करें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? यानी 2022 में G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? देखिए 2021 में जो हुआ वो इटली में हुआ। 2021 में कहाँ पर हुआ? इटली में। 2022 में होगा इंडोनेशिया में, और 2023 में जो होगा वो अपने भारत में होगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। 2021 में कहाँ पर हुआ? इटली में। 2022 में कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में। कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में 2022 में होगा। 2023 में जो होगा वो भारत में होगा। अगर हम लोग बात करें रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ पर है? मॉस्को। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ पर है? टोक्यो। भारत की राजधानी नई दिल्ली। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? जाकार्ता। वहीं पर बात करें इटली की राजधानी रोम में है। किस नदी के अंदर है? टाइबर नदी के किनारे है। ये राजधानी भी हम आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? एप्पल फेस्टिवल 2021 का जो आयोजन किया गया वो जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम याद रखें, उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, ध्यान रखेंगे। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर जो है पहले विशेष राज्य का दर्जा इनको दिया गया था अनुच्छेद 370 के अंदर, जो कि अनुच्छेद 370 का समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद, और 35A, इस दोनों अनुच्छेद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया अगस्त 2019 से। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में हुनर हाट के 30वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुनर हाट क्या होता है? जिसमें हाथ से बने हुए कोई भी सामान, यानी हस्त निर्मित सामान का एक मेला टाइप का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर कि हाथ से बनाए हुए सामानों को एक जगह एकत्रित किया जाता है। उसी तरह हाल ही में हुनर हाट का 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये देहरादून में किया गया। कहाँ पर? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये हुनर हाट का जो आयोजन किया गया किस मंत्रालय के अंदर? अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंदर। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेयरी सहकार
योजना शुरू किया है? हाल ही में किसने डेयरी सहकार योजना शुरू किया? ये अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? अमित शाह। हाल ही में किसने डेयरी सहकार योजना शुरू किया? अमित शाह। और ये किस मंत्रालय के अंदर से शुरू किया गया? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री, यानी सहकारिता मंत्रालय के अंदर से शुरू किया गया डेयरी सहकार योजना। डेयरी सहकार योजना किस मंत्रालय के अंदर? सहकारिता मंत्रालय के अंदर शुरू किया गया। किसने शुरू किया? अमित शाह ने। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय के मंत्री। ये सहकारिता मंत्रालय 2021 के अंदर एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है। एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। कब निर्माण किया गया? इसका गठन किया गया 2021 के अंदर। वहीं पर बात करें श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी से है। डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन से। ध्यान रखेंगे किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति का अगर जनक की बात करें, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? हाल ही में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र ये जो शुरू किया गया मसूरी में। ध्यान रखेंगे ये कहाँ शुरू किया गया? मसूरी में। वहीं पर बात करते हैं सरदार पटेल के बारे में, तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल का जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसानों का ये आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह, इसलिए बारदोली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किनके द्वारा दिया गया? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। 1928 में इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसलिए इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। 1931 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, 1931 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करते, स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पूरे विश्व में, भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची प्रतिमा किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किस नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? राज्य का बात करें तो गुजरात में। गुजरात के किस जिला में? केवडिया जिला में। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी के किनारे। ऊंचाई पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ऊंचाई। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर। और स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार थे, यानी इनको जो तैयार किया गया राम सुतार के द्वारा, इनके जो डिजाइनर थे वो कौन थे? राम सुतार। इसी के साथ अब क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ये हमको लगता है कि ये वीडियो आप लोग शुरू से अगर देखे होंगे तो इस वीडियो से आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना, इसलिए ये कम से कम 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से टैली करेगा। इसलिए इस टाइप के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। हम अगले वीडियो फिर से लाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।